नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने माघ मेला छोड़ दिया है और माघ मेला छोड़ते वक्त उन्होंने बोला है कि भारी मन से वो माघ मेला छोड़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र धरती पर पवित्र संगम के तट पर बिना स्नान करके जाना अपने आप में बड़ा पीड़ादायक है। लेकिन इसके साथ ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बात कही है कि उनकी तरफ प्रशासन की तरफ से कल उनको एक पत्र आया था जिसमें उनको स्नान कराने की बात कही गई थी और इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया था कि आप पालकी के साथ जाएंगे और पूरे सम्मान के साथ आपको प्रशासन वहां लेकर के जाएगा। जिसके बाद आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेला छोड़ करके वापस जा रहे हैं और वो वहां से निकल भी चुके हैं। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बोला कि ये उनको याद रहेगा कि किस तरीके से संगम में माघ मेले में इस तरीके का उनके साथ अपमान हुआ, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ, जो कहीं ना कहीं उनको आजीवन याद रहेगा। और इसी को लेकर के उन्होंने आज माघ मेला से वापसी का मन बनाया और एक लंबे अंतराल के बाद बिना स्नान किए ही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले से वाराणसी के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के साथ साथ उनका जो शिविर है जो माघ मेले में था उसको भी हटाया जा रहा है वहां से और उनका जो सामान है उनके साथ वहां पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक कई दिनों से एक चर्चा चली आ रही थी उस पर आज कहीं ना कहीं पूर्णविराम लगता हुआ नजर आ रहा है और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद वहां से अपनी पूरी शिविर को अपने जितने शिष्य थे उनके साथ वापस जा रहे हैं और ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि यहाँ से वो काशी विश्वनाथ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा का पूरा घटनाक्रम था, बड़े दुख की मन से उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने इस बात को भी जोर दिया है कि प्रशासन ने उनको शाही स्नान कराने के लिए, पालकी समान स्नान कराने के लिए भी पत्र लिखा था। एक और आपको बात और खबर बता देते हैं कि यूजीसी को लेकर के कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। शिक्षा मंत्री ने इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ही गले की फांस बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अंदर ही कई गुट और विरोध इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक समस्या ये बीजेपी के लिए बड़ी तेजी से बढ़ती हुई निकल करके सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यूजीसी का जो पूरा मामला है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के लिए जो सुनवाई के लिए तैयार है और इस मामले में याचिका पड़ी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा। तो कहीं ना कहीं यूजीसी का विरोध है लगातार, सवर्ण समाज इस पूरे यूजीसी में जो प्रावधान आए हैं उसका विरोध कर रहा है और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने कई तरीके से दो धड़ा बटा हुआ है। कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं, तो सवर्ण समाज के जो नेता है जो खुल करके बोल नहीं पा रहे वो भी दबे मन से इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े से बड़े लोग इस पूरे मामले में जो यूजीसी का नया प्रावधान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट निकल करके सामने ना आए, इसके लिए भी बेचैनी कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में दिखाई दे रही है। और इसके लिए बीजेपी भी परेशान है कि क्या इसकी वजह से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि ये 2027 का चुनाव है, उससे पहले इस तरीके का घटनाक्रम जब सवर्ण समाज पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर नजर आ रहा है। फिलहाल दो खोमे बटे हुए बीजेपी की जो टीम है वो समझ में आएगा कि बीजेपी के लिए कितना फायदा और कितना नुकसान। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथी ज्ञानेंद्र प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र, प्रयागराज से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए आपने बड़ी खबर कहा तो पहले शंकराचार्य अभिमिश्रानंद सरस्वती बनारस के लिए कुछ हो गया है, लेकिन सुबह 8 बजे अपना जो है कैंप छोड़ा है। लेकिन कैंप छोड़ने से पहले को जो है संबोधित किया तब उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अब कृष्णानंद उन्होंने साफ तौर सरकार से हमारी लड़ाई है और सरकार की साफ तौर पर उन्होंने ये कहता रहा। और उन्होंने एक बात और कही कि अभी 2 स्नान बचे हुए हैं, एक माघी पूर्णिमा और दूसरा जो है महाशिवरात्रि। 1 तारीख को आप कह सकते हैं कि 5वां स्नान, चौथा स्नान है। उसके बाद जो है 5वां स्नान महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है, साफ तौर पे उन्होंने कहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है
कि प्रशासनिक अमले की ओर से फिर से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में साफ तौर पे दर्शाया गया है कि आप चलिए, आप स्नान करिए, आपको शाही स्नान कराया जाएगा, आप पालकी पे जाएंगे और आपको जो है आपके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। लेकिन शंकराचार्य ने साफ तौर पे इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हम स्नान नहीं करना है। वो अपनी ही बातों पे अडिग रहे, जिन बातों पे वो लेकर के धरने पे बैठे थे। पहली बात तो उनके शिष्यों से माफी मांगी जाए और सरकार माफी मांगे, प्रशासन माफी मांगे, लेकिन प्रशासनिक अमले की ओर से कोई माफी नहीं मांगी गई। तो उन्होंने स्नान करने से साफ तौर पे मना कर दिया। सुबह 8 बजे उन्होंने अपना कैंप छोड़ा। उसके बाद अपनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है की, फिर उसके बाद जो उनकी वैनिटी है, वैनिटी वैन में वो बैठे और बनारस के लिए कूच कर गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि हम अगले साल मतलब 11 महीने बाद फिर से माघ मेले में आएंगे और माघ मेले में इसी तरीके से फुटपाथ पे ही प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अगर क्योंकि देखिए शंकराचार्य आप तो आपसे ये कहा जा रहा था कि आप शंकराचार्य पूछते करिए। उन्होंने कई चीजें बोली, लेकिन अगर मुझे जमीन नहीं देंगे तो हम जिस तरीके से अलॉटमेंट होती है जमीनों की माघ मेले में, अगर अलॉट नहीं करते हैं तब भी हम लोग जो है बाहर ही फुटपाथ पे प्रदर्शन करेंगे। अभी माघ मेले में बहुत दिन नहीं रह गया साथ, और उन्होंने कई निशाने साधे हैं, सरकार पर भी निशाना साधा। जिस तरीके से उमा भारती ने भी कल उनके सपोर्ट में आई, तो एक तरीके से साफ तौर पे देखा जा रहा है शंकराचार्य कहीं न कहीं मजबूत। लेकिन लड़ाई वो साफ तौर पे कहे कि हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी शिष्यों से माफी नहीं मांगी जाएगी और शिष्यों से आके माफी मांगेंगे तब ये धरना खत्म होगा। अखंड नहीं, ज्ञानेंद्र, एक सवाल ये भी है कि आखिरकार देखिए वो बड़ी जिद कर रहे थे कि प्रशासन आए और उनको स्नान कराने के लिए अपील करे, उनसे ससम्मान स्नान करे, वो स्नान करके ही जाएंगे। लेकिन जब कल प्रशासन ने स्नान करने के लिए उनको पत्र लिखा और सम्मान की बात कही, फूल बरसाने की बात कही कि फूल बरसाते हुए जाएंगे, तो क्या सम्मान में कहीं ना कहीं प्रशासन भी झुकता हुआ नजर आया। और अब स्वामी अमृतेश्वर बिना स्नान के वहां से वापस लौट गए, तो प्रशासन ने तो कहीं ना कहीं उनको ससम्मान स्नान कराने की बात कही थी। अब शंकराचार्य जी उसके बावजूद भी भारी मन से, क्योंकि बिल्कुल गलत है, जहां गलत हुआ है प्रशासन ने उनके साथ जो गलत किया वो गलत किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने उनसे अपील की और ससम्मान पालकी के साथ फूल बरसाते हुए उनको स्नान कराने की बात कही, तो इसके पीछे क्या वजह आ रही है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने इस प्रशासन की इस अपील को ठुकरा दिया? इसके पीछे क्या वजह है? कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है? वजह बिल्कुल वजह ये भी पूछा गया था कि आखिर अब तो प्रशासन झुक चुका है, प्रशासन आपसे ये कह रहा है कि आइए आपको चल के स्नान करा देते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने ये जवाब दिया था शंकराचार्य ने कि साफ तौर पे जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा सुबह, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमको स्नान से नहीं मतलब है, हमको हमारे शिष्यों के साथ जो सिखाए पकड़ के खींचा गया, जो लात घूंसों से मारा गया, जो हमारे शिष्यों के साथ जो 12-12, 13-13 साल के शिष्य है उनके साथ जो अभद्रता की गई, जिस तरीके से खानों में मारपीट की गई, उनसे आकर के प्रशासनिक अमला प्रशासनिक अमले के ऊपर कार्रवाई की जाए, तब स्नान के लिए जाएंगे। ये उन्होंने तथ्य रखा, ये उन्होंने बात। लेकिन प्रशासनिक अमले ने केवल जो लेटर में बातें कही थी वो ये कही थी कि साफ तौर पे हम स्नान करवाते हैं, आपको पालकी में लेके जाते हैं, आपके ऊपर कुछ वर्षा करवाते हैं, आपको जिस तरीके से कुंभ अर्ध कुंभ में स्नान कराया जाता है उससे भी भव्य आपको स्नान कराएंगे। ये पत्र में बातें कही, तो पत्र लेकर के लेखपाल पहुंचा था, उसने भी यही बातें शंकराचार्य से कही थी कि आपको स्नान कराया जाएगा, लेकिन माफी की बातें कहीं नहीं लिखी गई थी। तो शंकराचार्य ने इन सारी बातों को ठुकरा दिया और उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया कि हम स्नान नहीं करेंगे और हम वैसे ही माघ मेले से चले जाएंगे। उन्होंने सारी बातें कही कि हम पूरे माघ मेला हो, चाहे महाकुंभ हो, चाहे अर्ध कुंभ हो, हम लोग सिर्फ एक ही स्नान करते हैं, वो है मौनी अवस्था का स्नान, जो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हम मौनी अवस्था पे स्नान नहीं कर पाए और हमारे साथ अभद्रता हुई तो हम स्नान नहीं करेंगे, हमारी शिष्यों से माफी नहीं मांगी जाएगी। फिलहाल वो आज सुबह तकरीबन 9 से 9:30 के बीच में बनारस के लिए चले गए हैं और देखने वाली बात होगी कि बनारस की ओर से उनसे क्या बयान आता है, क्या प्रशासन की ओर और सरकार के विपक्ष में बने रहेंगे,
रखने वाली बात रहेगी। अखंड। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने अगर उनको ससम्मान स्नान कराने के लिए अपील की थी, तो अगर जो वो चाहते थे कि उनसे माफी मांग ले, और बिल्कुल गलत किया है जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, वो उन्होंने बहुत गलत किया है। इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए था, क्योंकि साधु संत सन्यासियों का हमारे सनातन में एक अपना ही महत्व है, अपना स्थान है। और अगर उस जगह पर इस तरीके से प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक उनकी शिखाओं को खींचते हुए उनके साथ इस तरीके का काम किया, तो कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन को इसके लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए थी। अब उन्होंने माफी मांगी नहीं मांगी ये बात का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के माघ मेले को छोड़ के जाने से कहीं ना कहीं ये जो विवाद था, इस पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आगे देखने वाली बात होगी कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है, जो शंकराचार्य हैं, वो किस तरीके से सरकार और प्रशासन को घेरने का काम करते हैं, या इस पूरे मामले को यहीं पर ड्रॉप आउट कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, आपका नजर बनाए रखिएगा। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर है। रायबरेली की दिल और धड़कन कहे जाने वाली मार्केट सुपर मार्केट, और सुपर मार्केट हजारों व्यापारियों का एक बड़ा जो है मार्केट है। और यहाँ पे इस चूंकि रायबरेली शहर के बीचों बीच है, शहर के बीचों बीच अगर हम जाते हैं, जैसे लखनऊ का दिल और धड़कन हजरतगंज माना जाता है, वैसे ही रायबरेली का सुपर मार्केट है। तो ये सुपर मार्केट की जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, और इनको गिराने को लेकर के रायबरेली नगर पालिका पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो ये बनाई गई बिल्डिंगें हैं, उनको एक आदेश पारित किया गया है कि इन बिल्डिंगों को तोड़ करके वापस से एक नया रूप दिया जाएगा, ताकि कोई हादसा बड़ा न हो सके। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, तमाम सारी गतिविधियां देखने को मिल रही, तमाम सारी बिल्डिंगें, तमाम सारे उसको लेकर के कई सारे हादसे बड़े हो चुके हैं। उसी को लेकर के ये एक नोटिस जारी किया गया है, और उस नोटिस के तहत तमाम सारे व्यापारी आज जितने भी हैं, चूंकि मंगलवार ट्यूसडे को रायबरेली पूरा बंद रहता है, और आज सुबह वेडनेसडे को जब ये मार्केट खुली है, तो सारी हड़ताल पे हैं जितने भी व्यापारी हैं, और वो सुपर मार्केट के एक पार्क है गुरु तेग बहादुर, उसी पार्क में बैठे हुए हैं। हमारे पास कुछ उसके दृश्य है, हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, और एक गाइड भी है व्यापारी की। जी, कि आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, ये सत्ता। ये पर्चा बता दीजिए अपना। मैं पंकज मुलाका, प्रदेश महामंत्री। आज आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? एक धरना है, धरना इसको रायबरेली गुरु तेग बहादुर मार्केट बहुत पुरानी मार्केट और रायबरेली का दिल भी है, और विगत कई सालों से इस मार्केट में कुछ कमियां हैं, उसको लेकर के व्यापारी सदैव कराता रहा नगर पालिका ने कई बार इसको प्रयास भी किया, लेकिन हम लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है कि इसको किसी पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है इस मार्केट को जर्जर घोषित कर दिया गया है, और इसकी अग्रिम कार्रवाई। देखिए अखंड, इनका जो व्यापारी संगठन है, इनका सीधे सीधे कहना है कि इस बिल्डिंग को नगर पालिका को कहा गया था और ये मरम्मत कराने के लिए, लेकिन इनको जो है पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है, और कहा गया है कि बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर ये बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया है। इससे एक बड़े हादसे हो सकते हैं आने वाले समय में। जैसे अगर बात करें तो बरसात के समय या ऐसा और कुछ जो मौसम होते हैं, उन मौसम में मॉइस्चराइजर जब होता है बरसात में, तो ऐसे तमाम सारी चीजों को लेकर के जांच की गई, और जांच के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, वो रिपोर्ट में ये सौंपा गया है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर है, और इनको तोड़ करके पुनः इनका निर्माण किया जाए। और जब वो निर्माण होगा, चूंकि अभी जो टैक्स जा रहा है, देखिए कहीं ना कहीं व्यापारी का जो एक संगठन है, वो संगठन कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए बैठा हुआ है, और जिस तरीके से ये तमाम सारे गतिविधियां देखने को मिल रही, तो अब ये अगर नया निर्माण होगा तो नया टैक्स वसूला जाएगा। मेरी बात समझिए अगर ये पूरी जो खेल है, या जो पूरा संगठन बैठा हुआ है, मैं किसी संगठन के खिलाफ नहीं, IBC 24 किसी संगठन के खिलाफ नहीं, उनको एक नया बिल्डिंग मिलेगी, और उस बिल्डिंग के तहत नया टैक्स भी होगा। क्योंकि अभी जो टैक्स जा रहा है वो पुराना 30 से 40 रुपए या जो भी जा रहा होगा, वो टैक्स इन बिल्डिंगों का जा रहा है, क्योंकि नगर पालिका का तहत ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग की दुकानों का जो टैक्स है वो इतना है। लेकिन अब आने वाले समय में इनका निर्माण होगा, तो उसको लेकर तमाम सारी आंकड़े भी लगाए जा रहे हैं कि निर्माण होगा तो उसका टैक्स भी एक अलग होगा, और तमाम सारी चीजें होंगी। लेकिन इस बिल्डिंग का जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वो सही है क्या गलत, अब ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल बिल्डिंगों की जो हालत है वाकई में वो बहुत जर्जर है, और इसको लेकर के पूरा संगठन आज रायबरेली का व्यापारी संगठन वो धरने पर बैठा हुआ है पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर पालिका के खिलाफ। जी,
अब एक्चुअली क्या है ना कि इंद्रवीर, किसी की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसका निरीक्षण किया, पाया कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है, इस इमारत में कभी भी कोई हादसे का, कोई बिल्डिंग इमारत जो हादसे का शिकार हो सकती है, तो ऐसे में रिस्क लेना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो उसने वो काम किया है कि इसको ध्वस्त करके फिर से नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। अब किसी का फायदा किसी का नुकसान तो होगा, ये व्यापारियों को भी समझना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो व्यापारी वहां पे वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, उनके भी हित का ध्यान रखा जाए और उनको भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनको भी नुकसान हो। तो कम से कम दोनों लोगों का हित हो, ऐसा नहीं हो कि एक हित, किसी एक के हित साधा जाए और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो चुकी है निरीक्षण के बाद, तो इसको बिल्कुल ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि किसी न अभी पल या कभी कोई हादसे का शिकार हो गई तो ना जाने उसमें कितने लोगों की जान जा सकती है, कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता है, परिवार उजड़ सकते हैं। तो ऐसे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और जो भी व्यापारियों की समस्या है उसका भी समाधान जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अयोध्या में इस समय हलचल मची हुई है, जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है, त्यागपत्र दिया गया है, जिसको लेकर जो चर्चा का माहौल है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा सरकार पर इल्जाम लगाए गए हैं, सरकार को घेरा गया है, जिससे आहत होकर जो जीएसटी के उप आयुक्त हैं प्रशांत कुमार सिंह, उनके द्वारा बकायदा राज्यपाल को यहाँ से त्यागपत्र सौंपा गया है, दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें तब आई, तब तो उन्होंने बयान दिया और भावुक होकर अपने परिवार से बात करते हुए नजर आए कि जिस तरीके से मैं जिसका नमक खा रहा हूँ, जिस राज्य सरकार का नमक खा रहा हूँ, उसको कोई कुछ ऐसा कहता है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे रो रो कर, भावुक होकर बताया। लेकिन चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब 1 घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद उनके भाई का बयान आता है और उनके भाई के द्वारा साफ तौर पर कहा जाता है कि इनको जो नौकरी मिली है वो विकलांगता सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी तरीके से जो है इनको दिया गया है। सीएमओ का इस पे जांच आदेश भी है और इनको 2 बार जांच के लिए बुलाया भी गया है, लेकिन ये वहां पर उपस्थित नहीं हो और इससे बचने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अब लेकिन बात ये है कि जांच कब पूरी होती है और इनका हालांकि मान मनोवल का जो वो था समय था, वो कल रात में लगभग 10 बजे तक चलता रहा। लगभग 4 घंटे अयोध्या के एडीएम सिटी और एसपी सिटी और उनके वरिष्ठ अधिकारी अयोध्या के जीएसटी कार्यालय पे लगभग रात 10 बजे तक बैठे रहे। लेकिन बात ये निकल कर नहीं सामने आई कि हालांकि ये बात सही है जो उनके भाई द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जीएसटी के जो उपायुक्त हैं उनके भाई हैं विश्वजीत, डॉक्टर विश्वजीत, उनके द्वारा ये इल्जाम लगाया, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने सरकार पर जो अभद्र टिप्पणी की है उससे आहत होकर मैं यह त्याग पत्र दे रहा हूँ। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नमक खाता हूँ, ये नमक अदायगी का वो है और ऐसा पहली बार होगा जब कोई ए ग्रेड का अफसर त्यागपत्र सरकार के समर्थन में दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अपूर्व, इससे पहले भी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के विरोध में अलंकार अग्निहोत्री जो कि सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उन्होंने त्यागपत्र दिया उनके समर्थन में। और अब अयोध्या के जीएसटी के जो उपायुक्त हैं, उन्होंने रोते बिलखते हुए अपने परिवार से बात करते हुए सरकार के समर्थन में, योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उन्होंने ये इस्तीफा दिया। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरीके से उनके भाई सामने आए हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं अपने ही भाई पर कि फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए इन्होंने नौकरी हासिल की है और कहीं ना कहीं अंतिम स्टेज में है जांच, इस वजह से उन्होंने ये पैंतरा अपनाया है कि जिससे वो बच सके। लेकिन सवाल ये है अपूर्व कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो अधिकारी होते हैं, क्या उनको इतनी आसानी से, जिस तरीके का एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया है उनके भाई ने कि विकलांगता का फर्जी प्रमाण पत्र लिया है और कोई ऐसी बीमारी दिखाई है जो शायद बहुत कम ही लोगों को होती है, बहुत लिमिटेड लोगों को होती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत में इतने बड़े स्तर पर एक बड़ा अधिकारी नौकरी करता है और नौकरी करने पर इस तरीके से
फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करता है, जैसा कि उनका भाई आरोप लगा रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो क्या इतना आसान है? क्या उनके भाई से आपकी बातचीत हुई थी? वो क्या इसके पीछे प्रूफ दे रहे हैं? क्या ऐसी उनके पास पत्र है? क्या ऐसी सच्चाई है? क्योंकि भाई है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने उनसे बात करने का प्रयास किया? उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं? बिल्कुल अखंड, वो लखनऊ में इस समय रहते हैं। वो डॉक्टर विश्वजीत हैं, वो उनका अपना कार्यभार है वो करते हैं, लेकिन उनसे बातचीत, लेकिन उनका जो एक लेटर हमारे मिला है, जो सीएमओ का आदेश उस पर बकायदा है जांच को लेकर कि वो विकलांग हैं या नहीं है, दिव्यांग है या नहीं है, उसके आधार पर उसके वो जो प्रोफार्मा है, वो जो प्रपत्र है, जो जांच के आदेश दिए गए वो मेरे पास मौजूद हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बकायदा इनको बुलाया गया है कई बार और ये हाजिर नहीं हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये तो जांच के लिए तो कोई भी देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई शिकायत करता है और किसी के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो उसकी तो जांच करने के लिए लेटर लिखा ही जाएगा, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन उनके पास आधार क्या है, क्या दलीलें हैं कि इस तरीके का फर्जी प्रमाण पत्र? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने बड़े पद पर एक अधिकारी जिस तरीके से नौकरी हासिल करता है, तो क्या इतना आसान है क्या कि सीएमओ इस तरीके की कोई विकलांगता सर्टिफिकेट या कोई भी अधिकारी जो सक्षम अधिकारी होगा इस तरीके का पत्र जारी कर देगा? जांच तो किसी के बारे में कोई भी आरोप लगा सकता है, उसकी जांच होती है, कोर्ट में जाता है मामला। और ऐसे तो यूपीएससी में भी कई सारे अधिकारियों के खिलाफ जांच पड़े हुए हैं, पेंडिंग है। बहुत से लोगों के ऊपर आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता का पत्र लगाकर कोई नौकरी हासिल की है, लेकिन अखंड, कार्रवाई होती है। लेकिन अखंड ये जांच का विषय है, सरकार को इस पे ध्यान देकर मतलब कि जांच करना चाहिए कि हालांकि हकीकत क्या है। ये विश्वजीत सिंह यानी कि जो जीएसटी उपायुक्त हैं उनके भाई सही हैं या जो इन्होंने त्याग पत्र दिया है वो मामला सही है, ये तो जांच का विषय है। और जांच को लेकर बकायदा कमेटी गठित करनी चाहिए और इसका बकायदा पूर्ण तरीके से ग्राउंड जीरो से जांच करना चाहिए कि ये बात हालांकि कितना सही है, कितने मायने में सही है। ये जो त्याग पत्र दे रहे हैं या जो है उस जो आरोप इनके भाई द्वारा लगाए गए हैं उससे बचने के लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया है, ये खासा अगर बात की जाए तो ना अगर उनके भाई की बात सुनी जाए और ना इनकी बात, ये तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि ये जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। बिल्कुल अपूर्व, आपने बहुत बड़ी बात और सही में कि बहुत सही तर्क के साथ की जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए और जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मगर ये मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि स्वामी अम्बी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष में एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया, कल एक बड़े अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के पक्ष में इस्तीफा दिया। अब इसको लेकर के उनके भाई पहले से आरोप जिन्होंने लगाए थे उसके बाद वो भी खुल करके सामने आया और उन्होंने भी अपनी बातें कही कि फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी विकलांगता की है। ये बिल्कुल जांच का विषय है और जो भी चीजें जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर किसी ने झूठी शिकायत की है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई बनती है, चाहे वो उनके भाई हो या कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व इस तमाम जानकारी के लिए। अगर कोई अपडेट आएगा तो जरूर हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आज हम बताना रहे हैं हरदोई जनपद इस समय टोल प्लाजा पर खड़े हैं। ये हरदोई जनपद से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हम चैनल IBC 24 चैनल के माध्यम कई खबरें भी दिखला चुके हैं हरदोई जनपद की। अभी कुछ दिन पहले मैंने पियानी की खबर दिखलाई थी, वहां पर जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वहां पर ओवरलोडिंग को लेकर चेकिंग कर रहे थे। और उसकी दूसरी खबर मैंने कल दिखलाई, जो रात को 9 बजे खबर भेजी थी, उसमें यह था कि यहाँ पर जो है सड़क सुरक्षा माह का यातायात मनाया जा रहा है, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे 75 जिलों में पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है सड़क सुरक्षा माह को लेकर। आज हम हरदोई जनपद के एक टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पर टोल प्लाजा के अधिकारी, यहाँ पर डॉक्टरों की टीम आई है, तो उसकी जांच, यहाँ आंखों की जांच की जा रही है, ब्लड प्रेशर की जांच चल रही है और यहाँ पर जो यहाँ के जो ट्रक ड्राइवर उनकी जांच की जाए, अदर्स भी है, और जो ऑटो ड्राइवर है उनकी जांच की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ टोल प्लाजा के मैनेजर है, उनसे जानना चाहेंगे आज कि वो यहाँ पर किस चीज की जाँच कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार राय, हरदोई हाईवे टीम की तरफ से, बल्लीपुर टोल प्लाजा और NHI की टीम की तरफ से हमारे यहाँ आज सड़क सुरक्षा माह जो कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक मनाए जा रहे हैं। इस पे हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे टोल प्लाजा से वाहन निकल रहे हैं, वाहन चालकों को निःशुल्क आपका स्वास्थ्य और नेत्र स्वास्थ्य समस्या जो भी है उसको निःशुल्क जांच की जा रही है, जिससे लोगों को आसानी से आए यहाँ पे टोल प्लाजा पे और अपना नेत्र और उसका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का वो कराएं। सर, किस की जांच की जा रही है आज यहाँ पर? यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, आई चेकअप हो रहा है,
और आपका जो है समस्या है, जो भी आपका निवारण है, जो भी हर मेडिसिनों को दी जा रही है। सर यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम आई है कहाँ से है? हरदोई की टीम है? ये कछौना, हमारे कछौना से आई हुई है, और हमारे जो टोल प्लाजा पे जो वो अपने जो है पैरामेडिक जो डॉक्टर्स हैं वो भी है हमारे यहाँ उपस्थित है। उनके सहयोग से यहाँ पे हमारे प्रोग्राम चलाया जा रहा है सुरक्षा को देखते हुए। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ डॉक्टर से उनसे देख के बात करना चाहते, डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पर किस चीज की जांच की जा रही है, थोड़ा बताएं। यहाँ पे आई की जांच की जा रही है, इसमें आँख की रोशनी की जांच, दूर और नजदीक की जांच की जा रही है, और जो उनका चश्मा नंबर निकलता है तो नंबर चेक किया जाता है और नंबर दिया जाता है, और ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी होती है। तो यहाँ पर जो जांचें क्या निःशुल्क हो रही है या कुछ? नहीं, निःशुल्क हो रही है। निःशुल्क हो रही है। तो यहाँ पर जो जांचें सब निःशुल्क, देखिए हम आप इसे देखिए डॉक्टर साहब और भी बैठे हैं, क्या यहाँ पर किस चीज की जांच हो रही है? यहाँ पे जो है आंखों की जांच हो रही है, उसमें जो है डिस्टेंस मतलब विजन कमजोर है या नजदीक विजन कमजोर है, उसके बावजूद अगर किसी मरीज को जो है मोतियाबिंद है तो उसका भी निःशुल्क चेकअप हो रहा है और चेकअप हो रहा है। और हमारे और भी डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब आज यहाँ किस चीज की जांच कर रहे हैं? ये NHI के द्वारा जो लगाए गए हैं हमारे मानक है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, और सड़क पर जो चलने वाले हमारे NH 731 पे चलने वाले जितने भी हमारे यात्री हैं उनको हम स्वास्थ्य परीक्षण के तौर पर एक स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की हमारी मुहिम है। राष्ट्रीय राजमार्ग गाइडलाइन के तहत हम लोगों को ये बताया गया था कि सड़क पर चलने वाले यात्रियों की यात्राएं किस तरह से सुगम हो सके, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह सुगम हो सके, उसकी मुहिम को देखते हुए हरदोई हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने और हमारे जो NHI के हमारे कुछ लोग हैं उनको भी लेते हुए डॉक्टरों की एक टीम बैठाई गई, जिसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण की जो प्राथमिकताएं हैं शुरू से उसको चेक किया जा रहा है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की सड़क पर जो भी इस समय गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को उनको बताया जा रहा है कि हेलमेट और धुंध के कारण जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, उन चीजों को जन जागरूकता भी अभियान हम लोगों ने चलाया, उसको पैम्फलेट के तौर पर और उसको डेमो दिखा के भी अनेकों माध्यम से जिस प्रकार से जो गाइडलाइन आई उस गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर एक हम सर से जानना और चाहेंगे सर, चूंकि 1-2 दिन से बारिश हो रही है, उस बारिश को लेकर यहाँ आपका कोई ताजा बना हुआ कैसे कुछ फर्क पड़ रहा है सर? बारिश होने पे क्या है, अभी तो 2 दिन से बारिश हुई, गाड़ियों पर कम हो गई है, बड़ी गाड़ियां इस रोड पर छोटी गाड़ियां हमारे यहाँ एक्चुअली भी हमारे यहाँ जितना हम लोग को प्रोपोर्शन देना है, हम गाड़ी वाहन चालकों को टोल प्लाजा पे अनाउंसमेंट करते हैं। गाड़ी वाहन जो हमारी RPD पेट्रोलिंग टीम है उसके माध्यम से भी हर चौराहे पे हर मतलब स्टेशन पे खड़ा करके लोगों को जागरूक करते हैं। ई-रिक्शा, ट्रैक्टर हो गए, ऑटो हो गए और आपका जो भी ट्रक चालक वाहन चालकों को बताया जाता है कि आप सावधानी चलिए, डिस्टेंस बना के चलिए, जिससे लोगों को आने जाने में ओवरटेकिंग करते समय आप ज्यादा स्पीड न लें, सावधानी से चलिए, जीवन अच्छा सुरक्षा जीवन अच्छा। तो आपको शपथ भी दिलाया जा रहा था हमारे वजह पे सर, यूपी सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी किया टोल प्लाजा को लेकर कि जो जब भी ठंडक बढ़े तो यहाँ अलार्म की व्यवस्था होना चाहिए, और यहाँ पर सर जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है उसके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर है? सर यहाँ पे हमारे क्या है, पेट्रोल जो खत्म होता है हमारे हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर अपने रोड पे इस संडीला प्रोजेक्ट पे हर 2 किलोमीटर पेट्रोल टंकी है, हर 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल टंकी है। और डिस्टेंस हमने उसके लिए बारकोड लगा रखा है NHI के माध्यम से कि उसमें आप किसी को भी कोई सुविधा चाहिए, जहाँ बारकोड लगा है उसको 20 किलोमीटर के दायरे पे आपको कहीं भी जो भी सुविधा है, चाहे टायर पंचर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे ढाबे हो, हर तरह की जानकारी उस आप QR कोड से स्कैन करिए और स्कैन करके आपके मोबाइल पे दिखाई देगा कि आपके कहाँ पे खड़े हैं, आप QR कोड से कितने डिस्टेंस पे आप क्या क्या चीजें मुहैया करा रही है NHI की तरफ से, चाहे NHI ने किया है। तो हमारे हर 20 किलोमीटर पर हमने बारकोड लगा है, टोल प्लाजा पे भी लगा हुआ है दोनों साइड में, और दूसरी साइड में संडीला साइड में, जिससे आप जैसे अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे पूरी जानकारी आपको भिजवा दी जाएगी। अखंड जी आप हमारे एंकर हैं सर, अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं सर, आप बात करेंगे टोल प्लाजा के मैनेजर सर हमारे साथ में। सारी जानकारी लगभग आपने आदर्श ले ली है और बिल्कुल सही में एक अच्छी पहल भी है। कहीं ना कहीं जिस चीज की क्या इस पूरे मामले में जो आपने ये पूरा का पूरा कैंपेन लगा रखा है, इसमें ये जानकारी क्या स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं या फिर आपको बताना पड़ रहा है? नहीं सर, किसी को बताना नहीं है, ये हमारा स्वेच्छा से हम लोग लगा रहे हैं, निःशुल्क सेवा है ये, और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, क्योंकि एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा स्पीड में चलते हैं तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोगों को जागरूकता दी जा रही है कि आप अपने लिमिट में चलिए और सावधानी बरतिए, ओवरटेकिंग में करिए तो सावधानी से, जो किसी को क्षति ना हो, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा ये फ्री कैंपेन है और एक कहीं ना कहीं स्वेच्छा से लगाया हुआ कैंपेन है, तो लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए और एक अच्छी पहल है।
कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए जो लोग एनएचआई से जाते इस टोल प्लाजा का इस्तेमाल करते होंगे, एनएचआई के तमाम सड़कों का इस्तेमाल करते होंगे, उस जगह पर अगर इस तरीके की एक बड़ी अच्छी पहल की जा रही है, स्वेच्छा से एक शिविर लगाया गया है और उस शिविर के माध्यम से अपना आप चेकअप करा सकते हैं। नेत्र शिविर भी है और कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्री चेकअप की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य है, एक अच्छी पहल है, जो कहीं ना कहीं जो तमाम यात्री हैं उनको भी कई बार कई समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये शिविर बहुत उपयोगी और उनके लिए लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें कि कई जगहों पर बारिश हुई है, लखनऊ में भी बारिश हुई है, अयोध्या में बारिश हुई है, देर रात हुई है और करीब से कम कई जगहों पर ओले भी गिरे और सुबह भी मौसम ऐसा ही बना हुआ, अभी भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है, जो ठंड है, एक बार फिर से वापस कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ रही है और जो पारा है वो इस बरसात की वजह से थोड़ा गिर सा गया है। तो एक बार कहीं ना कहीं फिर से उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की ठंड जो है वो फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मौसम जो है सुहावना जरूर है बारिश की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड को अपने साथ लेकर के आया। एक बड़ी दुखद खबर महाराष्ट्र से भी है, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में दुखद मृत्यु हो गई है और ये दुखद खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर प्लेन हादसे में उनकी और करीब 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। तो अपने आप में पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए बड़ी ही दुख की खबर है, जहां पर प्लेन हादसे में और इस तरीके की खबर सामने आई जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।